बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में सबसे पहले बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही डरा देने वाली और बहुत ही परेशान कुन खबर मेरे पास ये है कि शहर में कोरोना केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक ही दिन में 21 अमवात हो जाना मेरे ख्याल से किसी भी खौफ से कम नहीं है। और दूसरी तरफ हम लोगों के रवैये देखें तो वो समझ से बाहर है। शहर में मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन भी किया गया है और मार्केट्स की टाइमिंग भी 6 बजे तक महदूद कर दी गई है, जिसपे काफ़ी हद तक अमल दरामद को यकीनी भी बनाया जा रहा है। अब कोरोना का फैलाव इतनी शिद्दत से, और जैसे बार बार कहा जा रहा है कि बरतानिया से जो वायरस यहाँ पर आया है, अब वो केसेस तेज़ी से इसीलिए भी बढ़े हैं कि इस टाइप ऑफ वायरस की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। और म्यो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो म्यो और सर्विसेज में वायरस के मरीजों की गुंजाइश जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो खुदा न खास्ता अल्लाह ताला रहम करेगी, फिर वही वाले फेज में हम जा रहे हैं जो कि कोरोना की पहली लहर में हमें देखा था। और ये तीसरी लहर कोरोना की जो है, इसमें कहा जा रहा है कि वायरस बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ फैल रहा है। तो खुदारा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि एहतियात कीजिए, बाहर कहीं भी जाए तो एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। इसको हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से। जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जुनेद रियाज इस वक्त बाहर मौजूद है। जुनेद, बताइए मौसम कैसा है शहर का और दिन भर कैसा रहेगा? शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और शहर में बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में दिन के वक्त हल्के बादल रहेंगे, लेकिन इन बादलों की वजह से शहर में बारिश का कोई इम्कान वाज़िया तौर पर नहीं बताया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम क्योंकि आज भी गर्म रहेगा, लेकिन हवाएं जो हैं वो 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी, जिससे हल्की ठंडक जो है वो महसूस की जा सकेगी। लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो इस वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 56% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 36% तक जाने का इम्कान है। और चूँकि आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है, हवाएं 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मौसम खुश्क रहेगा और हल्की सी गर्मी जो है उसमें इजाफा भी देखने में आएगा। चलिए जी, मौसम खुश्क रहना है और हल्की सी गर्मी में भी इजाफा होगा। तो यानी कल हमने आपको बताया था कि शहर का मौसम ऑलमोस्ट बादल छाए रहेंगे, और आज जुनेद ने ये बता दिया है कि हल्की सी गर्मी जो है वो महसूस होगी। रात को भी अच्छा खासा मौसम अब तब्दीली की तरफ जा रहा है, और मुझे तो अच्छा खासा, मैं तो पंखे के बगैर बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ, क्योंकि अब गर्मी एक्चुअली महसूस होना शुरू हो गई है। तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं मौसम तब्दीली की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ मौसम की चेंजिंग की असरात भी आ रहे हैं, उस पर हम आगे चल के बात करते हैं। फिलहाल शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। तो आज की पहली खबर हमारे पास है, कोरोना का ताब, अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। म्यो और सर्विसेज अस्पताल, कोरोना वायरस के मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई है। माह मुबारक से कबल महंगाई का तूफान, दालें महंगी, घी और खुर्दनी तेल के दाम बढ़ गए। लाहौर में 63 अरब के मंसूबे मुकम्मल करने के दावे धरे के धरे। रवा माली साल के पहले 9 माह में 63 अरब में से सिर्फ 9 अरब खर्च हुए। और एंटी कब्जा सेल भी माफिया के सामने बेबस, सिर्फ 5% कब्जे ही छुड़वाए जा सके। वेलकम बैक नाज़रीन। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वो मुस्कुरा पंखों वाली बात पे रहा हूँ कि आप पंखा चला रही तो ना चलाएं अभी। नहीं आमिर भाई, मशवरा है सबको। नहीं, वो मौसम की तब्दीली मैंने साथ ही कह दी, उसके असरात भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो क्या करें, अब वाकई हमारी आवाजों में है असरात जो हैं, वो हमारी आवाज में से पता चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन गर्मी महसूस हो रही है, इस वजह से फिर जरूरी हो जाता है। हाँ, लेकिन कोशिश करें
कि आप खिड़कियां खोलें, फ्रेश एयर लें। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये अच्छी ऑप्शन है। खैर पहली खबर की तरफ भी हम बढ़ते हैं, लेकिन कोरोना की मौजूदा सूरत हाल जो है उससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं समझ आती उन लोगों की जो अभी भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, जो अभी भी ये चीज़ सिर्फ सोच रहे हैं कि अब हमें आदत हो गई या कोरोना हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आमिर भाई, मौसम की तब्दीली के असरात भी आ रहे हैं, आपको कोरोना की शिद्दत भी हम देख रहे हैं तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अब लोगों में डिफरेंस करना भी मुश्किल हो गया कि मौसम की तब्दीली की वजह से ये सब कुछ है या फिर कोरोना है। आपको टेस्ट तो हर सूरत करा लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल भी इसी मौसम के अंदर कोरोना जो था, बिल्कुल उसकी मरीजों की तादाद बढ़ी थी। इसका मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट कहते थे कि ये कोरोना आगे चलकर एक मौसमी वायरल बन जाएगा, ऐसे ही है। ये उसके असरात हैं। और कोरोना जो है ये आम इन्फ्लुएंजा या फ्लू नहीं है, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लू है जिससे लोगों की जान भी जा सकती है, सांस लेने में आपको तकलीफ भी महसूस हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है कि लोग अभी तक कोरोना को वहम समझते हैं, ऐसे उसको कोई ऐसी चीज़ समझते हैं। मैंने अभी भी ऐसे लोग देखे जो मजाक उड़ाते हैं। हाँ, मजाक अभी भी। अच्छा, चले छोड़े, इस दफ्तर में भी है कुछ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैंने उनसे जो बात करता तो वो कहते हैं नहीं रहने दें, ये तो शायद ऑपोजिशन ने जो शुरू किया था कि वो जाके धरना देंगे, इस वजह से कोरोना को फैला। ये सारी गलत। मैं आप नाज़रीन से भी कहता हूँ, जो देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी समझाएं। ये बात आप अपने गली मोहल्ले में भी बैठ कर करें, उनसे भी बात करें, उनको भी बताएं, दुकानदारों को बताएं, जिस दुकान पर जाएं वहाँ पर जाकर आप ये बात डिस्कस करें कि कोरोना है और कोरोना जो है वो एक मुहलक वायरस है जिससे आपकी जान जा सकती है। आप लाख वैक्सीनेशंस करा लें, आप लाख तरीक़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आप कहें जी मैं तो कहीं जाता आता नहीं हूँ तो मुझे कोरोना नहीं होगा, तो ये बिल्कुल आपका एक वहम हो सकता है। कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, इंसान जो है वो ग्रोहों में, माशरों में तकसीम होकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इसीलिए ये कोरोना है एक से दूसरे को हो सकता है। आमिर भाई, अब ये जो खबरें मेरे सामने आ रही हैं कि 90% अस्पताल जो हैं वो भर गए हैं, मेयो अस्पताल में सर्विसेज में जगह कम पड़ गई है, मुझे दोबारा से वो वक्त याद आना शुरू हो गया। और यकीन माने कि अब मुझे वाकई बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अल्लाह ताला रहम करे, एक बार फिर से हमें ये ना पता चलना शुरू हो जाए कि वेंटिलेटर में असर नहीं है, आईसीयू में जगह नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप ये बात कर रहे हो ना, तो मैं तो यकम रमज़ान को गया था PKLI में कोरोना पेशेंट बन के। तो मुझे जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा है वैसे वैसे मेरे खौफ में, जो इंटरनल मेरा अंदर का खौफ है वो बढ़ता चला जा रहा है कि कोरोना जो है वो लोग पता नहीं इसका अदराक क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये किस किस्म का मुहलक वायरस है। इसका एक हल है कि आप एहतियात करें और एहतियात करें। आप मास्क पहनें, मास्क पहनकर बाहर जाएं, आप लोगों से मिलें, ज़रूर इंटरेक्शन करें। घर में हैं तो तब भी आप समाजी फासले को मद्देनजर रखकर घर में भी गपशप लगाना चाहते हो तो चाहे आप मास्क ना पहने, लेकिन जब बाहर जाएं तो आप जरूर मास्क पहने अगर आपके पास। और यहाँ पे हालात हम अपने नाज़रीन के साथ जो रियलिटीज हैं वो शेयर करते चले। आमिर भाई, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, अस्पतालों में इनफ स्पेस है, वेंटिलेटर हैं, लेकिन अभी हालात ये हैं कि वेंटिलेटर फुल हो गए हैं। आप एक दिन में 21 अमवात हो जाना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। अन्ना सुबह चाय के कप पे मेरी बेगम ने मुझे बताया कि उसकी 2 कजन्स और उनके बच्चे तकरीबन 7-8 लोग जो हैं वो एक ही घर के अंदर इस वक्त कोरोना के पेशेंट हो गए हैं और वो बंद हैं घर के अंदर। मुझे आप बताएं, जहाँ इस तरह से कोरोना जो है उसमें इजाफा हो रहा है तो आम लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा। वो आज भी इसको मजाक समझते हैं और यहाँ तक मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये अमीरों की बीमारी है, ये गरीबों को लगता ही नहीं है, ऐसे ही है, कोरोना गरीबों का नहीं होता। तो आप जाके ज़रा हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाएं भाई। मैं रह के आया था, मुझे पता है वहाँ गरीब अमीर की कोई तकसीम नहीं है। कोरोना जो है वो ना गरीब देखता है ना अमीर देखता है, वो आपकी बद एहतियाती देखता है और आप पर हमलावर हो जाता है। इस पर कोई हम एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी चलाते हैं कोरोना के हवाले से। अगर आपने मास्क पहना हो तो आप पर कोरोना का वार जो है वो 95% कम हो सकता है। अच्छा खासे चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। खैर, इसी से जुड़ी एक और खबर है, जाहिद चौधरी साहब चूंकि गहरी नजर रखते हैं, मेयो अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है और VVIPs के लिए मौजूद है, तिबी अमला गैर महफूज है।
इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमारे जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले महफूज रखना चाहिए। कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के जो हेड हैं डॉक्टर महमूद शौकत साहब, जिनको हम बार बार मदऊ भी करते रहते हैं, वो खुद इस वायरस का शिकार हो गए हैं। मैं खुद अभी जब CEO आए थे मेयो हॉस्पिटल के, तो मैं उनसे पूछ रही थी डॉक्टर असद असलम से कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ये सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक हो जाती है, वो किस तरह से। ऑब्वियसली इन लोगों ने भी अपने घरों में जाना है, घरों में जाकर अपनी फैमिली से मिलना जुलना है। आमिर भाई, ये खौफ आपके सर पे 24 घंटे सवार रहता है ना? देखिए, जाहिद चौधरी इस तरह की खबरें देते रहते हैं। एक दिन पहले ही इन्होंने खबर दी थी कि एक्सपो सेंटर में जो अमला तैनात है उसकी भी वैक्सीनेशन नहीं हुई। उसकी भी वैक्सीनेशन, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात थी कि वहाँ पे बुजुर्ग जा रहे हैं हमारे, वो लोग जो 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं, वो जाते हैं, और वहाँ पर भी अगर आपके जो स्टाफ है उसकी वैक्सीनेशन नहीं होती। ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर है। महकमा हेल्थ को चाहिए कि पहले हेल्थ वर्कर्स को जो है वो अच्छा, दावा तो ये किया गया था कि जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन पे जितने भी हमारे लोग काम करें, सबसे पहले वैक्सीन उनको फराहम की जाएगी। सबसे पहले जितनी भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए किट्स हैं, PPEs जिन्हें कहा जाता है, सबसे पहले उन्हें फराहम की जाएंगी। और वो भी दावा झूठा निकला था, ये भी दावा झूठा है। चले, ये वैक्सीनेशन वाला तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि संगीन जो है बात है कि आप अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जिन्होंने कोरोना पेशेंट्स को डील करना है, उनको तो कम से कम आप महफूज बनाएं और उनको और उनके घर वालों को इससे महफूज रखें। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें इस पर हंगामी बुनियादों पर काम करना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन ख़त्म है तो उसको मंगवाना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे शहर में जहाँ पे अभी आपने शुरू नहीं की वहाँ पे स्टॉक मौजूद है तो उसको मेयो हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। लाहौर जो है वो इस वक्त कोरोना हब बनता चला जा रहा है। जिस तरह से हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स ख़त्म होते जा रहे हैं, जिस तरह से बेड्स का मसला बनता चला जा रहा है, तो मुझे लगता है ये है कि आने वाले एक हफ्ते में, अल्लाह ना करे, आपको घरों में क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसको पूरा लॉकडाउन करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ये काबू में आएगा। इसको काबू करने का एक ही तरीका है, मैं फिर कहता हूँ कि हुकूमत से ज़्यादा आवाम की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना SOPs पर अमल करे, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें। किसी दुकान में जाए, अगर दुकानदार ने मास्क नहीं पहना है तो उसको कहें कि पहले मास्क पहने। मैंने देखा कि मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज जो कि 24 घंटे खुली रहती हैं, वहाँ पे कोरोना SOPs की खुल्ला हलावर्जी की जाती है। और वो जो स्टाफ वहाँ पे काम करता है वो शायद उसको दाढ़ी की तरह सजा लेता है, लेकिन पहनता नहीं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका गैर संजीदा रवैया। खैर, हमने इसी खबर को आगे भी डिटेल में डिस्कस करना है, इस पे मजीद बात करेंगे। मेयो हॉस्पिटल क्योंकि शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और पहले दिन से हम देख रहे हैं कोरोना की पहली लहर से सबसे ज्यादा पेशेंट जो हैं वो मेयो हॉस्पिटल में इलाज जा रहे हैं। तो कुछ वहां के इंतजाम पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और हम जिक्र कर रहे थे कि मेयो और सर्विसेज अस्पताल जो कि शहर के बड़े अस्पताल हैं, यहाँ पर कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश जो है वो खत्म हो गई है। वेंटिलेटर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फुल हो चुके हैं। तो CEO डॉक्टर असद असलम साहब ने, जो कि मेयो हॉस्पिटल के CEO, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र जी। डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा पेशेंट हमने देखा कि कोरोना की पहली लहर में भी, दूसरी में भी और अब तीसरी में भी मेयो अस्पताल में लाए जा रहे हैं। तो कुछ मेयो अस्पताल के हालात बताइएगा। हम तक तो खबर ये रिपोर्ट हो रही है कि यहाँ पर गुंजाइश अब कम पड़ती नजर आ रही है, मरीज रोजाना की बुनियाद पर बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। क्या हालात है मेयो हॉस्पिटल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह का शुक्र है जो लाहौर में टोटल 200 वेंटिलेटर बेड मौजूद हैं और 500 हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड मौजूद हैं, और इसके अलावा 2 से 3 हज़ार के कोविड के पेशेंट के लिए इन एडिशनल बेड भी एलोकेट किए हैं। और इस वक्त जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 49.1% जा रहा है हाई डिपेंडेंसी का और 49.7% जा रहा है वेंटिलेटर बेड का। अभी तक ऐसी कोई परेशानी की बात कोई नहीं है। हमारे पास सेफ्टी गेट में भी वेंटिलेटर मौजूद है, कोट फाजा खेल में भी वेंटिलेटर मौजूद है, गंगाराम हॉस्पिटल में भी 18 वेंटिलेटर खाली पड़े हैं, मेयो हॉस्पिटल में भी हमारे पास टोटल 80 वेंटिलेटर हैं। अभी 52 पर पेशेंट है, बाकी हमारे पास अभी गुंजाइश मौजूद है। यानी आपका कहना यह है कि इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो कम पड़ गए, आपके पास अभी भी इनफ वेंटिलेटर मौजूद हैं? हाँ जी बिल्कुल। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा, तिबी अमले की तरफ से भी हमें थोड़ी सा मालूमात ये मिल रही है कि तिबी अमला उस तरह से महफूज नहीं है, उनके लिए किट्स या फिर वैक्सीनेशन का मसला भी है कि तिबी अमले को ही वैक्सीनेशन जो है वो अभी मुकम्मल तौर पर नहीं करवाई जा सकी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए
तमाम फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ओपन है हॉस्पिटल कि आप आएँ और आके लगवा लें। किसी को कोई रिफ्यूजल नहीं हो रहा कि आपको वैक्सीनेशन नहीं लगेगी, बस उनके खुद आने पर डिपेंड करता है वो किस वक्त आए। अभी भी हमारे पास तकरीबन नहीं डॉक्टर साहब, आपका जो अपना तिबी अमला है जो कि फ्रंट लाइन पर अभी भी ड्यूटी पर मामूर है, उनके लिए क्या ये चीज यकीनी नहीं बनाई गई, जरूरी नहीं रखा गया कि सबसे पहले उनको वैक्सीनेट किया जाए? जी, उन्हीं को किया जा रहा है। अभी तक 3,100 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है मेरे हॉस्पिटल में अभी तक। ठीक है। अच्छा, जाहिद चौधरी साहब ने कल ये खबर रिपोर्ट की है कि मेयो हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का स्टॉक खत्म हो चुका है, इस पर क्या कहेंगे आप? स्टॉक खत्म होना एक दिन के लिए और चीज होता है, ठीक है, और लेकिन वैक्सीनेशन रिफ्यूजल दूसरी अलग चीज है। आज हमारे पास वैक्सीनेशन कल खत्म हुई दोपहर को, आज आ जाएगी। आपको पता है कल भी चाइना से और पहुंच चुके इस्लामाबाद में EPI सेंटर में, तो आज वो डिस्लॉज होके हमारे पास डिस्पैच होके हमारे पास पहुंच जाएंगी और जो दोबारा अमल शुरू हो जाएंगे। सही। अब डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या समझते हैं आप कि कोरोना की जो तीसरी लहर है इसमें शिद्दत किस तरह से आ रही है? कितने मरीज रोजाना से रिपोर्ट हो रहे हैं? क्या वाकई ही ये सूरत हाल बहुत खतरनाक होती दिखाई दे रही है? देखिए, जो वायरस है जो खास तौर पर रिपोर्ट हुआ है, जो बरतानिया से ट्रांसफर हुआ है, ये बड़ा अग्रेसिव और इसकी ट्रांसमिशन बहुत तेज है और ये बीमारी की शिद्दत को बड़ी तेजी से शिद्दत इख्तियार कर जाता है। तो इस लिहाज से ये लम्हा फिक्रिया है कि लोगों को SOP पर अमल करना चाहिए ताकि ये इसकी ट्रांसमिशन बहुत तेज है। अगर SOP पर अमल नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर असद असलम, CEO मेयो हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद थे और मेयो हॉस्पिटल के हालात उन्होंने बताए हैं। तो आइए, जैसा कि वो कह रहे हैं आमिर भाई, ऐसा ही हो कि वेंटिलेटर्स इनफ मौजूद हों, क्योंकि हम तक तो बहुत सारे लोग राब्ता भी करते हैं कि उनको ICU में स्पेस मिल जाए, उनको वेंटिलेटर मैसर आ जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो दावा किया आमिर भाई। देखिए, उनका दावा जो चले हम उनको कबूल भी कर लेते हैं, तो दावा कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो कह रहे हैं कि 80 में से 52 जो हैं वो वेंटिलेटर्स इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल हैं। तो इसका मतलब ये है कि शिद्दत जो है वो कोरोना की वो बहुत ज़्यादा है। आज NCOC ने कहा कि 8% हो गया है पाकिस्तान में इसका रेशो। आप अंदाज़ा करें, ये 8% जो है ये पाकिस्तान में है, तो लाहौर तो कोरोना का हब है। यहाँ पर कोरोना की तादाद, मरीजों की तादाद कितनी होगी? यहाँ पर लोग टेस्ट भी नहीं कराते हैं। बुखार है, खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, इसके बावजूद वो टेस्ट कराना यूँ समझते हैं जैसे कोई खौफ है, वो कहते हैं घर से उठा के ले जाएंगे। मेरे अपने अजीजों में 1-2 लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की अलामात थी। मैं उनकी मिन्नतें की फ़ोन के ऊपर कि आप कोरोना का एक दफ़ा टेस्ट करा लें। उन्होंने कहा टेस्ट कराया तो शायद घर से ले जाएंगे, छोड़ो हम नहीं करवाते टेस्ट, हम आइसोलेट हो जाते हैं खुद से। लेकिन ये गैर संजीदा रवैया है। आप अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। और अगर आपको मौसमी तौर पे भी ये लग रहा है कि आपको नज़ला जुकाम है, तो कम से कम ये कीजिए, टेस्ट तो पहले बहुत ज़रूरी है, कम से कम ये कीजिए कि अपने आप को घर में आइसोलेट कर लें, मास्क का इस्तेमाल घर में भी करें ताकि आप दूसरे लोगों को जो है अपनी फैमिली के महफूज रख सकें। ब्रेक के बाद हमने वापस आकर बात करनी है कि महंगाई का जंग किस तरह से बेकाबू हो रहा है। अशिया खुरनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। एक तरफ माह मुबारक की आमद है तो दूसरी तरफ दालें, सब्जियां रोजाना की बुनियाद पर महंगी हो रही हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और हमने बात करनी है महंगाई के तूफान की, जो कि थमने को नहीं आ रहा। यूटिलिटी स्टोर पर दाल माश 20 रुपए, दाल चना 15 रुपए, सफेद चने 5 रुपए फी किलो महंगे हो गए हैं। ये यूटिलिटी स्टोर तो मैं बहुत अरसे से ये कहती हूँ कि अपनी आफादियत खो चुके हैं। अब जब माह मुबारक आएगा आमिर भाई, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं, दाल चना यहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब होती है, चीनी का स्टॉक मुकम्मल तौर पर गायब होता है। लोग रोजे की हालत में रोजा रख के दूर दराज से यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलता, रैक खाली होते हैं। और ये हमेशा हम रिपोर्ट भी करते हैं। ये ना, मैं तो ये कहूँगा कि खासा वेल प्लेड, आपने बहुत ज़बरदस्त ड्राइव खेली और चौका लगा दिया है अवाम को महंगाई का। एक दिन पहले हम 8,000 ऐलान कर रहा है कि दाल माश पे 10 रुपये, दाल चना पे 10 रुपये, घी पे 15 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। वही कीमतें आपने एक दिन के बाद चढ़ा दी। करने वालों को भी नहीं पता होता कि बाहर चीजें कितने 65 अरब रुपए की सब्सिडी देने जा रही है गवर्नमेंट बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर्स को। शेर शीर साहब ने कहा, हमाद अजहर ने कहा, सब ने कहा, बुजुर्ग ने, और एक दिन के बाद आपने वो इजाफा कर दिया। कहाँ गई वो सब्सिडी का 65 अरब रुपया? किसकी जेब में जाएगा? यानी आपने महंगाई पहले कर दी,
रमज़ान आने पर आप यही चीज़ों की कीमतें पीछे ले आएंगे 10-10 रुपए। ये किसको चूना लगाते हैं आप? सही कह रहे हैं आप। ये सीधी बात है, ये अवाम को चूना लग गया और अवाम को जो है महंगाई का टीका लग गया और महंगाई जो है वो रुकने का नाम नहीं लेगी। आपने सही कहा कि दाल चना तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है रमज़ान में, क्योंकि लोग बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और बेसन दाल चना से बनती है। एक तो ये महंगी हो जाती है और अभी से जो है लोगों ने इसको, आमिर भाई गालिबन ये 60 अरब की सब्सिडी थी, 60 अरब 65 में 65 क्या गया 60 अरब रुपए की सब्सिडी थी। और इस सब्सिडी के पैसे के कहाँ जाएगा? मैं यही तो पूछना चाह रहा था कि आपने जितनी 7 अरब की आमिर भाई 7 अरब की सब्सिडी थी। अच्छा 7 अरब रुपए की थी। चलें मैंने 60 का दिया, 7 अरब रुपए की होगी सब्सिडी। और इसमें मुझे इसे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक बिल्कुल प्लान के तहत पहले सब्सिडी अनाउंस की रमज़ान के लिए और ठीक एक दिन के बाद आपने उसकी कीमतें जो है वो बढ़ा दी। तो आप समझे कि ये लोगों की जेबों में से पैसा निकल जाएगा एक महीने तक। अच्छा, अभी रमज़ान आने में बताइएगा, हम यूटिलिटी स्टोर पे बातचीत कर रहे हैं, आप आखिरी दफा कब यूटिलिटी स्टोर पे गए थे? वहां कभी आपने विजिट किया? वहां पर आपको अशिया खुरनोश कैसी नजर आई हैं? अच्छा, मुझे 2 माह पहले जाने का इत्तेफाक हुआ था। मैं गुजर रहा था तो मॉडल टाउन में यूटिलिटी स्टोर है बिल्कुल उसके जब अंदर आए तो सी ब्लॉक के सामने, तो वहाँ पे मैं गया था और सिर्फ मैं देखने के लिए गया था कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और वहाँ मुझे जो मंजर देखा वो कह रहे थे चीनी उसको मिलेगी जो बाकी 2000 रुपये की शॉपिंग करेंगे, इस तरह का मामला था वहाँ पे। तो मैं मैनेजर से पूछा, प्राइस डिफरेंस भी होता है वहाँ पर? प्राइस डिफरेंस है, बिल्कुल है, और उसमें तो कोई शक नहीं कि ओपन मार्केट से तो चीज़ें जो है कम रेट पर दस्तियाब होती हैं और उस पर जो है लोगों को इत्माद भी है कि यहाँ पे कम नरखों पे चीज़ें मिलेंगी, क्वालिटी वाइज भी ठीक। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना आमिर भाई, जब लोगों को पता चलता है प्राइस डिफरेंस है, अब माह मुबारक में लोग इतनी महंगी चीजें नहीं खरीद सकते, वो सस्ती चीजें खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करेंगे, स्टॉक खत्म हो जाता है वहां पर। अब स्टॉक किसने वहां पर फराहम करना है? मैंने आपको बताया, मॉल्टन वाले मैनेजर के पास गया था तो उसने मुझे बताया कि हम पर ये इल्ज़ाम है कि यहाँ पर लोगों को हम ज़्यादा मिकदार में चीज़ देते हैं और वो जेन्युइन बायर नहीं होते हैं, यानी वो दुकानदार होते हैं, वो अपने घर के लिए सौदा सेल्फ। यूटिलिटी स्टोर जो है असल में ख़ानदानों को सस्ती अशिया फराहम करने की जगह है, ना कि दुकानदारों को। तो कहते हैं जी इसलिए हमने चीनी के ऊपर रखा है कि इतनी की शॉपिंग करें तब आपको चीनी मिलेगी, ताकि जो होटल वाले हैं जो कमर्शियल यूज़ करते हैं वो ना ले जा सकें। इसी तरह दालों पर भी है और ये इसी तरह की बंदिश लगानी चाहिए कि आप बाकी अशिया भी खरीदें। अगर आप घर का सौदा सेल्फ लेने जा रहे हैं तो आप एक माह का इकट्ठा खरीद लें, उसमें दालें भी ले लें, उसमें आप घी भी ले लें। लेकिन आमिर भाई अब हालात ऐसे नहीं ना, हर कोई एक महीने का सौदा इकट्ठा नहीं खरीद सकता, एक हफ्ते का ले लें। लोगों की कुव्वत खरीद ही इतनी नहीं ना रह गई है कि लोग, वरना हम माह मुबारक में देखते थे लोग स्पेशली अपनी ग्रॉसरी करते थे एक महीने के लिए, अब लोगों की कुव्वत खरीद मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुकी है। तो रोज के रोज खरीदते होंगे, तो रोज के रोज तो अब वो क्या करें? वो कहते हैं जी 1 किलो से 2 किलो से ज्यादा देते हैं तब भी लोग हमसे लड़ते हैं, और अगर ना दें तो तब भी लोग आकर हमसे झगड़ा करते हैं। अब लोग जो हैं वो भी एहसास करें। अगर आप देखें 2 किलो चीनी अगर मिलती है आपको वहां से, तो आप मुझे बताएं क्या वो एक दिन में खत्म हो जाती है, 2 दिन में खत्म हो जाती है? तो आप डेली की बुनियाद पर तो नहीं खरीदते। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आमिर भाई, मुझे लगता है आप लोगों को खुद भी विजिट करना चाहिए, इतवार बाजार भी जो लगते हैं वहां पर भी जरूर जाना चाहिए, यूटिलिटी स्टोर भी जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं विजिट करेंगे अच्छे तरीके से आप वो चीजें एक्सप्लेन भी उस तरह से नहीं कर सकते। अच्छा, मैं तो डरते हुए किसी को जाने भी नहीं देता हूँ। क्यों? मुझे तो इर्द गिर्द के लोगों को पता चले तो मैं कहता हूँ कोरोना है, आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इतवार बाजारों में, ये जुमा बाजार, ये हफ्ता बाजारों में कोरोना एहतियात के साथ तो जा सकते हैं ना, अपनी एहतियात के साथ तो आप अपनी एहतियात के साथ जाएंगे, लेकिन वहाँ रश की नोयत आपने ना, शायद आपको अरसा हो गया नहीं गई, और आप भी जाएं, मैं भी जाता हूँ, चले देखते हैं। मेरे घर के पास एक जुमा बाजार लगता है, आप वहाँ से गुजर नहीं सकते हैं और लोग वहाँ पे बिल्कुल मास्क नहीं पहनते हैं, कोई सैनिटाइजर नहीं है, और वो जो प्राइवेट प्लॉट है उसके ऊपर दुकान, छोटी छोटी दुकानें बिल्कुल साथ साथ बनाई कि आप वहाँ पे। आमिर भाई, आपको नहीं लगता अगर आप जाके खुद नहीं विजिट करेंगे तो आप के लिए वो तबसरा करना, रियलिटी बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? मेरे घर के पास है, मैं तो हर जुम्मे को वहां से गुजरता हूँ। कल फिर जुमा बाजार लगेगा, सुबह भी गुजरूंगा, शाम को भी गुजरूंगा, रुक कर देखूंगा भी, रुकना तो पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे रश इतना होता है कि आप उसको गुजर नहीं सकते। और बात है अंदर जाके हालात को आप चाहती है कि मुझे कोरोना है, मैंने नहीं जाना। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। मुझे पता है आपने वैक्सीनेशन भी कराई है। ना, मुझे पता है आपने वैक्सीनेशन भी कराई है, मुझे पता है आप जितनी एहतियात देखें, मैं लोगों को मना करता हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं नहीं जाऊंगा।
तो फिर आमिर भाई आप बताएंगे कैसे कि वहां पर कितने में चीजें मिल रही हैं, डिफरेंस कितना है सस्ती चीजों के नाम पर? भाई सस्ती चीजें हैं तो वहां पे गरीब लोग जाते हैं और जाके खरीदारी करते हैं, सब्जियां, फल और दालें और अच्छा, कपड़े। इनको ड्राइंग रूम के तबसरे और तज्जिए कहा जा सकता है, हम कह सकते हैं फिर ये? हाँ, ये कह सकते हो, इस हवाले से कह सकते हो कि मैं जुमा बाजार जाने के खिलाफ हूँ। आप खौफजदा हैं आमिर भाई? मैं खौफजदा हूँ। क्यों ऐसा है? मैं डरता हूँ, मैं कोरोना पेशेंट रहा हूँ, मैं कोरोना से भाई बहुत डरता हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मैं आप मुझे कहें कि आप जाएं, आप ड्राइंग रूम में बैठ के तबसरा ना करें, आप तबसरा ना लें, मैं नहीं जाऊंगा जुमा बाजार में। जुमा बाजार आमिर भाई तो खैर जब तक आपकी इंतजामिया जो है वहां पर कोरोना SOPs पर अमल नहीं कराती है। मुझे बताएं प्राइवेट प्लॉट पर जुमा बाजार कैसे लगता है, और आप मुझे कह रही हैं कि वहां पे आप जाएं। मुझे पता है प्राइवेट प्लॉट है। आंखें खराब, आप तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। आंख तो मेरी खराब है और आंख फरकती रहती है। और इससे आपने मुस्कुरा दिया, अब इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? खैर, ये बहुत जरूरी बात आमिर भाई ने कही है कि ठीक है सस्ती चीजें खरीदने के लिए आप लोग जरूर जाएं, लेकिन वहां पर जो भी हालात हैं अपनी केयर आप खुद कीजिए, आप मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, रश जहां पर बहुत ज्यादा है थोड़ा सा इंतजार कर लें। आमिर भाई, अगर आप कोरोना से डरते रहे तो इतनी महंगाई की वजह से लोग डिप्रेशन में आके वैसे बीमार पड़ जाए तो ये हालात भी तो ठीक नहीं ना है। अब आपको जब इसके साथ ही जीना है तो फिर एहतियात ही। मुझे ये बताएं कि जिस जगह मुझे पता है कि कोई खांसरा होगा, कोई जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इंतजामिया की लेकिन वो गरीब क्या करे कि जो जिसके लिए बाहर से चीजें खरीदना हर एक को इस तरह। मेरे ही मोहल्ले में यूटिलिटी स्टोर्स है, वहां पे लोग नहीं जाते, और उस जुमा बाजार में लोग सब्जियां फल खरीदने चले जाते हैं, दालें और कपड़े खरीदने चले जाते हैं। मुझे बताएं एहतियात कहाँ करते हैं लोग? अब एहतियात नहीं करेंगे। मैं हर जुमे को, कल भी मैं गुजरूंगा, ये 80 फुट रोड है मरगजार की, मैं अभी बता रहा हूँ, प्राइवेट प्लॉट है, प्राइवेट मालकान है, और वहां पर एक अजाब होगा कि वहां पर ना कोई SOP पे अमल होगा। इसी तरह एक सब्जाजार में है, वहां पर भी कोई SOP का अमल दरामद नहीं। गुलशन रावी में जो है उसकी मुतल्लिक तो बेशुमार शिकायत हैं कि वहां पर तो जो ठेकेदार है उसने एक दुकान की जगह पे 4 दुकानें बनाई। चलिए जी, आई होप कि इंतजामिया थोड़ा सा जाग जाए, और अगर ये इतवार बाजार या फिर जुमा बाजार सस्ती अशिया की फराहमी के लिए लगाए गए हैं तो यहाँ पर कम से कम इस चीज को यकीनी बनाया जाए कि SOPs को भी फॉलो किया जाए, कोरोना फराहम ना किया जाए। बिल्कुल सही आपने कहा। ब्रेक की तरफ हमने जाना है, जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे लाहौर के तरक्याती मंसूबों के हवाले से। 63 अरब के मंसूबे जो हैं मुकम्मल करने के दावे सिर्फ और सिर्फ दावे हवा में उड़ गए हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी शिकायत हम तक मौसूल हो रही थी महकमा एक्साइज से रिलेटेड कि स्मार्ट कार्ड की फराहमी में ताख़ीर जो है वो एक बड़ा मसला बनती जा रही है। नंबर प्लेट्स की फराहमी में एक जो ताख़ीर आ रही है वो एक बड़ा मसला आप लोगों के लिए बनती चली जा रही है। तो आप लोगों की ही भरपूर जो ख्वाहिश थी और आप लोग चाह रहे थे कि ये मसला आखिर क्यों दरपेश है, क्यों महकमा एक्साइज जब टाइम पे तमाम किस्म के वाजिबात की अदायगी कर दी जाती है, पैसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद भी नंबर प्लेट्स की फराहमी में क्यों ताख़ीर है, स्मार्ट कार्ड की फराहमी में क्यों ताख़ीर है, क्यों सारिफीन को परेशान किया जा रहा है? तो आप ही के सवालों पर मबनी आज का शो हमने डिज़ाइन किया है। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज रिजवान शेरवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आगाज़ ही शहरियों की शिकायत से कर लेती हूँ। कहते हैं जी टाइम पर पैसे दिए जाते हैं, हर चीज़ महकमा एक्साइज जो है टाइम पर वसूल कर लेता है, लेकिन सारिफीन को सहूलत नहीं दी जाती, क्या कहेंगे आप? देखिए इस तरह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर हमारे जो प्राइवेट वेंडर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और आपको पता है ये पिछले दिनों सिचुएशन चलती रही कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे वेंडर इंपोर्ट करते हैं एक्चुअली, उसकी सप्लाई लाइन के अंदर थोड़ी सी इंटरप्शन आई। उसकी वजह से थोड़ा सा बैकलॉग इंक्रीज़ हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्साइज एंड टैक्सेशन ने एफर्ट करके ये जो नॉर्मल डेज़ आए हैं इसके अंदर से हमने वो बैकलॉग क्लियर करना शुरू कर दिया, और हम अब इस सिचुएशन के अंदर पहुँच गए हैं जिसके अंदर तकरीबन मार्च के महीने के अंदर हमारा जो कार्ड्स का बैकलॉग है वो ख़त्म हो जाएगा और नंबर प्लेट्स की जो सप्लाई है वो शुरू हो जाएगी। सही। अच्छा, मैं यहाँ पर नाज़रीन को भी कहती चलूँ कि जी अगर आपको महकमा एक्साइज से मुतल्लिक कोई शिकायत है
या आपके स्मार्ट कार्ड या नंबर प्लेट का कोई इशू है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं अभी शो में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका मसला जो है हम अपने शो के थ्रू रिजवान साहब तक पहुंचाएंगे भी और उसका हल भी जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई भी सजेशन है आप तब भी कॉल कर सकते हैं, अपनी सजेशन भी हम तक पहुंचा सकते हैं। स्मार्ट कार्ड का मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2 दिन का वक्त था, 2 दिन में आपने कहा कि स्मार्ट कार्ड की फराहमी हो जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको महीनों गुजर गए हैं, स्मार्ट कार्ड नहीं मिल रहे हैं, उसकी क्या वजह समझते हैं आप? हाँ नहीं, मैं 2 दिन तो नहीं, एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो तकरीबन 7 दिन का होता है। जब आप एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उस एप्लीकेशन के प्रोसेस के अंदर फिर डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसकी वेरिफिकेशन और सारा अल्टीमेट जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो तब फिर स्मार्ट कार्ड तैयार होता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी पता चला कि बहुत सारे आपके कार्ड जो फंसे हुए हैं, उसकी क्या वजह? यही वजह मैंने आपको बताया कि ये दरमियान में चूंकि कोरोना की वजह से सप्लाई जो है ये हमारे जो वेंडर हैं, प्राइवेट वेंडर हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन खुद ये प्रोड्यूस नहीं करता। हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है प्राइवेट वेंडर्स को और उनकी चूँकि सप्लाई जो है वो बाहर से इसके अंदर आती है। इसके अंदर ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो इम्पोर्टेड है। तो जब ये कोरोना की सिचुएशन हुई है इस दौरान के अंदर बाहर दुनिया के अंदर तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं वो बंद हो गए कि वहाँ उन्होंने या स्टाफ रिड्यूस कर दिया। उसकी वजह से जो साहब अब तो कोरोना की एक बार फिर से लहर हम देख रहे हैं कि शिद्दत की तरफ जा रही है। अब इसके लिए ऑब्वियसली आपको कोई सेकंड प्लान तो मैनेज करना है ना। अब ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि आपके पास ही अगर बैकलॉग बहुत ज्यादा बढ़ता गया, आगे से मजीद लोग रजिस्ट्रेशन कराते रहे तो ये चीजें तो संभालना मुश्किल हो जाएगी। अब सिचुएशन चेंज होगी। अब ये है कि अब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो है वो कोरोना नीचे आ रहा है, जहाँ से हमें ये सप्लाई मिलती थी, तो इसलिए वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारे इंटरनल है कि अभी थोड़ा सा कोरोना की एक वेव आई हुई है, बट चूँकि मैंने आपको बताया कि हमारे वेंडर्स डिपेंडेंट थे जो इंपोर्ट करते थे बाहर से, तो उधर से प्रॉब्लम आ रहे थे, वो प्रॉब्लम उनके रिजॉल्व हो गए। वहाँ फुल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो हमने मार्च के अंदर इंशाल्लाह ताला जो कार्ड्स का बैकलॉग है इसको ख़त्म कर देना, ये हमारी कमिटमेंट है। और दूसरी बात ये है कि जो नंबर प्लेट्स हैं वो तो वैसे भी उसका प्रोडक्शन ही शुरू नहीं हुई थी, तो वो हम मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह प्रोडक्शन उसकी शुरू कर रहे हैं। तो वो भी इसी तरह सक्सेसफुली हम जितना भी बैकलॉग मार्च का आप कह रहे हैं कि बैकलॉग मार्च तक खत्म कर देंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? क्योंकि हम तो लोगों की हर दूसरे बंदे की शिकायत ये सुन रहे हैं। नहीं, ये शिकायत पुरानी थी। मैं आपको अभी जो नंबर्स बताता हूँ कि जनवरी फरवरी के अंदर हमने जो लोगों के कार्ड देने थे वो तकरीबन 8 लाख थे, और इस वक्त मार्च में ये जो अभी रिसेंटली हमने 1 मार्च से लेके अभी 15 मार्च तक जो बैकलॉग क्लियर किया है, उसके बाद हमारी टोटल जो पेंडिंग है वो 2,80,000 है। तो 2,80,000 जो है, चूँकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो पर मंथ है वो 5 लाख है, तो इसलिए हमें नज़र आ रहा है कि जी हमने तकरीबन 2.5 लाख तो इस महीने में क्लियर किया है, और बाकी जो बाकी दिन रहेंगे मार्च के उसके अंदर हम ये इसको क्लियर कर देंगे। कुछ शहरियों की सहूलत के लिए, क्योंकि लोग जो कहते हैं जी उनको बहुत वक्त इंतजार कराया जाता है, तो प्रॉपर प्रोसेस एक दफ़ा बता दीजिएगा क्या होता है कि आपने स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, कितना वक्त आपको उसका इंतजार करना पड़ता है? अच्छा, ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 किस्म की हम बड़ी कैटेगरी में जो गाड़ियाँ बताते हैं वो 3 है। एक तो 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल हैं, जिनकी आपको पता पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, पंजाब के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन कोई 16 लाख मोटरसाइकिल जो है वो रजिस्टर होती हैं हर साल सिर्फ पंजाब के अंदर। उसके बाद जो दूसरी है वो 4 व्हीलर है, उसके अंदर कमर्शियल भी है, उसके अंदर कार भी हैं, और फिर एक तीसरी कैटेगरी है वो है इम्पोर्टेड गाड़ियों की। वो 4 व्हीलर में भी आती हैं और 2 व्हीलर के अंदर भी आती हैं। ये जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए जब लोग जाते हैं तो ये तमाम इसके फॉर्म वगैरह और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक फ़ाइल के अंदर लगा के हमारे ऑफिस के अंदर जाते हैं और ऑफिस में ये सबमिट करते हैं। इसके अलावा ये हमने फैसिलिटी डीलर्स को भी दी हुई है। लाहौर से बाहर मुख्तलिफ शहरों के अंदर 100 से ज़्यादा डीलर जो हैं वो काम कर रहे हैं। यानी वो डीलर जहाँ से आप गाड़ी ख़रीद करते हैं वहीं आप वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, आपको हमारे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। सही। तो इसलिए आपके पास बेशुमार चैनल्स अवेलेबल हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफातर के अलावा डीलर्स के पास आप जा सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। फिर जो मैंने बताया आपको 2 बड़ी कैटेगरी, इसके अंदर जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसकी रिजवान साहब यहीं से हम आगाज़ करते हैं। हमारे साथ अभी एक कॉलर मौजूद है लाहौर से, उस्मान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी कहिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? मिस, मुझे कंप्लेन करनी है। मैंने एक्चुअली तकरीबन 1 ईयर पहले भी बाइक ली है, ना मुझे उसका स्मार्ट कार्ड मिला, ना उसकी नंबर प्लेट्स मिली, इवन के डॉक्यूमेंट्स भी उसके टेस्टेड होके नहीं मिले मुझे ना। तो अभी जो न्यू ईयर पे फिर मैंने बाइक ली है ना, अभी तक उसका कोई स्मार्ट कार्ड मिला है ना नंबर प्लेट्स मिली है। मैंने इवन तक के यहाँ तक के ड्यूज भी पे कर दिए हुए ना चार्जेस। अच्छा, और कितना टाइम हो गया? न्यू ईयर पे दी थी मैंने न्यू एक और बाइक।
ठीक है जी उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मसला रिजवान साहब ने सुन लिया है, क्या कहेंगे रिजवान? जी, ये मैंने बताया कि डिलेज़ हुए हैं, बट हम इन डिलेज़ को कवर कर रहे हैं। और अगर जो उस्मान साहब ने जो कांटेक्ट किया आपके चैनल के तवज्जुह से, तो इनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि ये एक हफ़्ते के बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन जहाँ इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं वहाँ कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इनका कार्ड मिल जाएगा। और नंबर प्लेट्स का मैंने बताया उसकी चूँकि प्रोडक्शन मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू होनी है, तो वो अप्रैल और मई से जो है वो फुल स्विंग पे आ जाएगी उसकी प्रोडक्शन एंड डिलीवरी, वो फिर मिलनी शुरू होगी। बट कार्ड इनको मार्च में मिल जाएगा एक हफ्ते के बाद। ये हमारे एक्साइज ऑफिस जहाँ से इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा अच्छा कराया। रिजवान साहब, अभी आप कह रहे हैं कि मार्च के एंड पे फिर अप्रैल में उसकी डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होगा। मेरे ख्याल से क्योंकि 20 लाख नंबर प्लेट्स की फरहमी थी और ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब किस तरह कब जाके किसकी बारी आएगी, 20 लाख नंबर प्लेट्स आपने लोगों तक पहुंचानी है, तो ये ना हो कि अगली मार्च तक लोगों को इंतजार करना पड़ जाए। खैर, शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। जी शाहिद साहब, कहिएगा क्या पूछना चाह रही हैं? मिलिए, हमने 1 साल पहले बाइक की थी, उसकी नंबर प्लेटें जो है वो मिल नहीं रही। जी आप अपना सवाल रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। 1 साल पहले जो बाइक ली थी नई हमने, तो वो नंबर प्लेटें उनकी नहीं मिल रही। वो रोड पे पुलिस वाले हमें तंग करते हैं कि आप नंबर प्लेटें जो एक्साइज की हैं और वो लगवाएं, कहाँ से जाते हैं, वो कहते हैं आपकी अभी आई 2020 मॉडल की। जी चलें, थैंक यू सो मच। आयशा प्लीज़ आप इनका क्वेश्चन जो है मुझे एक दफ़ा बता दीजिए, क्योंकि आवाज़ यहाँ तक ठीक नहीं पहुँच रही थी, ताकि मैं रिजवान साहब से पूछ लूँ। ठीक है जी, नंबर प्लेट नहीं मिली है और पुलिस वाले भी उनको तंग कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे, इसका कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए रिजवान साहब? पुलिस को ऑल्टरनेट ये है कि पुलिस को तो हमने इन्फॉर्म किया हुआ है कि हमारी नंबर प्लेट की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर इंटरप्शन है, तो जब तक हम सप्लाई रिज्यूम नहीं करते तब तक आप लोगों को नंबर प्लेट की इन्फोर्समेंट के लिए तंग ना करें। तो वो नंबर प्लेट के लिए नहीं कभी भी करते। वो इसलिए होता है कि लोगों ने ऐसी नंबर प्लेट्स लगाई होती हैं जो पढ़ी नहीं जाती, जिसके उन्होंने अपने अपने मुख्तलिफ तस्वीरें, फैंसी नंबर प्लेट्स कहते हैं, जो कि सेफ सिटी के कैमराज के अंदर भी नहीं आती और जब वो सामने चेकिंग करने वाले होते हैं उनसे भी नहीं पढ़ी जाती। तो वो ऐसी नंबर प्लेट्स के लिए लोगों को मना करते हैं। बट जो फॉर्मेट एक्साइज एंड टैक्सेशन का उसके मुताबिक अगर नंबर प्लेट आपने मार्केट से भी बनवाई हुई तो वो तंग नहीं करते पुलिस। अच्छा रिजवान साहब, ये कहिएगा, जो मैंने आपसे पूछा कि 20 लाख नंबर प्लेट्स आप लोगों ने फराहम करनी है, तो अब वो आप अप्रैल में कह रहे हैं, वो अगली अप्रैल तक तो नहीं लोगों को मिलेंगी? अच्छी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि हमारी नंबर प्लेट्स कितनी है। एक तो बड़ा अच्छा है कि आपको हमसे भी ज़्यादा पता है कि 20 लाख नंबर प्लेट्स वाकई हमारे पास पेंडिंग पड़ी हुई है। ये बात है कि हम इसकी सप्लाई जो है 2 स्ट्रीम के अंदर करेंगे। एक तो वो है कि जो रजिस्ट्रेशन लोग हमारे पास करवाने के लिए आएंगे हम उनको देंगे फौरी तौर पे, यानी अब जो आइंदा से जो रजिस्ट्रेशन के लिए करवाने के लिए आएगा उसको जैसे 5-7 दिन का जो मैंने आपको बताया प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद जब हम उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे तो कार्ड भी मिलेगा, फाइल भी मिलेगी और नंबर प्लेट भी मिलेगी। ये तो वो लोग हैं जो अभी आएंगे। जो लोग पुराने हैं उनको बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसके लिए एक हमें टाइम स्पेन चाहिए उसको डिलीवर करने के लिए, उसकी हमने सीक्वेंसिंग की हुई है। तो हमने ये किया है कि अभी अपनी वेबसाइट पे ये सारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी है कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म जनरेट कर दिया है। तो हमने ये कहा है कि जिन लोगों को नंबर प्लेट प्रायोरिटी पे चाहिए वो अपने हमारी वेबसाइट पे जाएं और सिर्फ 3 उसमें जो है वो कॉलम है। आपने अपना नाम देना है, आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और आपने अपना CNAC नंबर देना है। ठीक है, ये 3 चीजें देंगे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। पीछे कॉल्स जो हैं वो धड़ाधड़ मौसूल हो रही हैं। अभी अरसलान साहब ने हमें जोहर टाउन से ज्वाइन किया है। जी अरसलान, कहिएगा क्या कहना चाह रहे हैं? मैम हसनैन बात कर रहा हूँ। जी हसनैन कहिएगा। 2 कॉलर्स थे हमारे साथ, हसनैन है, आप बताइएगा जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं? जी, जो मैंने गाड़ी कुछ अर्सा पहले ली है और मेरी वो गाड़ी की नंबर प्लेट्स अभी तक नहीं मिल सकी मुझे। ठीक है, और आपने जाके दोबारा जानने की कोशिश की कि वजह क्या बताई जा रही है? बहुत दफा बस वो कह रहे हैं अभी आई नहीं है, अभी आई नहीं है, और बहुत दफा मैंने जो है ना कंप्लेन की भी है, मैं खुद भी किया हूँ, लेकिन वो मुझे नंबर प्लेट्स नहीं मिल सकी है। कितना वक्त हो गया, कितना वक्त गुजर गया? मैम ऑलमोस्ट मुझे 1 साल से ज्यादा होने को है। तो ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। रिजवान शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे हुसैन, जिनका कहना ये था कि 1 साल हो गया है उनको नंबर प्लेट नहीं मिली। रिजवान साहब, ये तो एक बहुत लंबा टाइम है और फिर आगे से वो जो नए लोगों को आप कह रही हैं पहले फराहम की जाएगी, ये तो एक जो बैकलॉग है वो तो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैकलॉग के ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि, लेकिन हम ये नहीं कहना चाह रहे लोगों को
कि हम ये उनसे कहें कि जी अप्रैल के महीने के अंदर जो 20 लाख नंबर प्लेट लेकिन क्या कसूर है उन लोगों का, क्यों इतना टाइम इंतजार करना? नहीं वो, लेकिन ये कि ये हमारे जो ऐसे सर्कमस्टांसेस जो मैंने आपको बताए जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं थे, उसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन मैं इनसे जो हसनैन साहब इनसे कहूँगा कि हमारी वेबसाइट पे जाके तो वो फॉर्म फिल करके दे दें तो फिर इनको प्रायोरिटी पे नंबर प्लेट मिल जाएगी। चलें जी, आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर दें, फिर प्रायोरिटी पे आपको मिल सकते हैं। अभी हम तक साई साहब ने खबर पहुंचाई है, उससे भी आपको आगाह कर देते हैं कि ई चालान की डिलीवरी बुरी तरह नाकाम है। ई चालान की डिलीवरी जो है वो बुरी तरह से नाकाम है। मुतल्लिका महकमे मलबा एक दूसरे पर डालने लगे हैं। सेफ सिटी और एक्साइज हुक्काम मसला हल करने के बजाय एक दूसरे को कागजी कार्रवाई में उलझाने लगे हैं। अब ये अवाम का एक बड़ा मसला है, लेकिन क्या है कि जी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। तो साई साहब से रब्ता करके असल मसला हम जानने की कोशिश करते हैं। अली साहिब बताइएगा, यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं कि ब्लेम गेम चल रही है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ई चालान की डिलीवरी बहुत बुरी तरह से हमें नाकाम नजर आ रही है और मुतल्लिका महकमे जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। डिटेल्स बताइएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हज़ारों ई चालान्स किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है कि 48% ऐसे ई चालान्स हैं जो मालकान तक नहीं पहुंचाए जा सकते। इसमें जो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का डाटा है उसके मुताबिक अब तक 55 लाख से ज़ायद ई चालान किए गए हैं, जिसमें 28,40,000 जो ई चालान थे वो मालकान तक डिलीवर हुए, जबकि 26,70,000 के करीब ऐसे ई चालान हैं जो अभी तक मालकान तक नहीं पहुंचाए जा सके। इसमें अगर बाइफर्केशन की जाए तो 64% ऐसे ई चालान हैं, यानी 16 लाख से ज़ायद ऐसे ई चालान हैं जो कि गलत एड्रेस की बिना पर मालकान तक नहीं पहुँचे। 10% ऐसे ई चालान हैं जिनमें या तो गाड़ी मालकान ने गाड़ी सेल कर दी है या वो ये ई चालान लेने से इनकारी हैं, जबकि बाकी ई चालान जो थे एड्रेस जो मौजूद था वो गाड़ी मालकान वहाँ से तब्दील कर चुके हैं। तो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से बार बार एक्साइज हुकाम को लिखा गया है कि इस पर देखा जाए और एड्रेसेस जो हैं वो ठीक लिखे जाएं, लेकिन दूसरी जानब महकमा एक्साइज का कहना है कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को आगाह किया गया है कि जो शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस दिया जाता है उसको सिस्टम में फीड किया जाता है ताकि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी जो है उनकी डिलीवरी सेक्शन आसानी से जो ट्रैफिक वायलेटर हैं उन तक ई चालान पहुंचा सके। लेकिन अभी तक इस पर दोनों महकमों की जानब से कोई राय कायम नहीं हो सकी कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या निकाला जा सके। ठीक है जी, इसका प्रॉपर सोल्यूशन साई साहब कह रहे हैं कि अभी तक दोनों महकमे नहीं डिसाइड कर पाए। रिजवान शेरवानी साहब क्या कहेंगे, अब ये किसका मसला है? ये देखें, जो रजिस्ट्रेशन हो जाती है गाड़ी की, उसके बाद एड्रेस जो चेंज होता है वो हमारे पास तो ऑब्वियसली कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि हम देखें लोग एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वो एक एड्रेस देते हैं जो हम शनाख्ती कार्ड का एड्रेस लेते हैं, बट अपनी जॉब की वजह से अपने कारोबार की वजह से लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब वो ई चालान जब वहाँ जाएगा तो वो उनके ऑब्वियसली उनके घर पे डिलीवर नहीं होगा। अब समझ नहीं आ रही ना, सेफ सिटी कह रहे कि आपने ये मसला हल करना है, आप इस मसले को ऑन करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये मसला हल कौन करेगा? इसका ये सारे हर जगह भी ऐसा होता है कि जब गाड़ियाँ जो चालान आपके पास एड्रेस होते हैं उनको चले जाता है, बट बाकी आप जो ऑन रोड इन्फोर्समेंट के थ्रू ही पकड़ते हैं ऐसी गाड़ियों को। देखिए सेफ सिटी का कैमरा है वो डिटेक्ट कर सकता है कि ये गाड़ी जो जा रही है इसने हमारे पास 100 चालान किए, आप अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो जब गाड़ी जा रही है तो वो वायरलेस के थ्रू या अपने जो फोर्सेज हैं उसके थ्रू उसको पकड़ सकते हैं। तो ये रोड के ऊपर जो इन्फोर्समेंट है ये कंपोनेंट बाद में आता है जब लोग अपने एड्रेस चेंज कर लेते हैं। अभी फिलहाल हमें ये लग रहा है कि आप ये दो इदारे एक्साइज सेफ सिटी इनकी आपस की एक लड़ाई चल रही है, आपस में क्लियर नहीं हो पा रहे, उसमें अवाम को धकेला जा रहा है। इसमें अवाम का क्या कसूर है? उन्होंने इस मसले को किस तरह से हल करना है? अब चालान किसी का है, कहाँ पहुंच रहा है, जिसका चालान आया उसको पता ही नहीं तो वो चालान जमा कैसे कराएगा? इसमें बता दें कि उस आदमी का क्या कसूर है जिस तक चालान भी नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल ठीक है, बट हमारा तो सिर्फ डेटाबेस यूज हो रहा है। ये ई चालानिंग का सिस्टम जो है ना तो एक्साइज एंड टैक्सेशन का इसको पार्टनर, ये झगड़े की बात नहीं है, बट ये देखिए कि एक हमारा डेटाबेस है जो रजिस्ट्रेशन का जिसको यूज करते हैं ई चालान के लिए। अब उसको किस तरह से यूज करना है जो अथॉरिटीज को यूज कर रही है। मेरा सवाल ये है कि मुझे 500 रुपए का चालान आया है, ठीक है, और मुझे पता भी नहीं कि मेरा चालान आ चुका है, अब मुझे वो डबल चालान अगर भरना पड़ जाता है, इसमें अब मेरा क्या कसूर है? नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो बात ये है कि ये जो ट्रैफिक अथॉरिटी जिन्होंने ई चालान का पूरा सिस्टम डिजाइन किया है वो देखें कि इसके अंदर ये ऐसे सिचुएशन जब हो जाती है। आपको नहीं लगता कि आपको महकमा एक्साइज को सेफ सिटी को बैठ के इस मसले का कोई हल निकालने की जरूरत है ताकि कम से कम शहरियों के मसाइल तो हैं हल किए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कि उनको हमारे से जो सपोर्ट चाहिए हम उसके लिए जरूर प्रोवाइड करेंगे। डेटाबेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट डेटाबेस के अलावा भी कोई सपोर्ट चाहिए वो हम, लेकिन ऑनलाइन जो ऑन ग्राउंड इन्फोर्समेंट है वो हमारे परव्यू में नहीं आता। हम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हैं, हम लोगों की गाड़ियां रोक के। मुझे ये बता दें, ई चालान मुतारिफ
कराने का मकसद क्या था, क्योंकि इसमें इतनी सारी अभी अभाम है, इतनी सारी बीच में कह सकते हैं ना मिसमैनेजमेंट है, वो शहरियों को भी भुगतनी पड़ रही है और अल्टीमेटली इदारों पर भी उसका असर पड़ता है। ये तो ट्रैफिक अथॉरिटीज बता सकते हैं, ई चालान तो एक्साइज एंड टैक्स ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। नहीं, अब उसमें देखे ना, ऑब्वियसली आपको लूप में तो लिया होगा, फिर आपके नंबर प्लेट से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज बीच में ई चालान के आ जाते हैं, तो ये चीजें जब तक हल नहीं हो सकती थी, इसको तो फिर लेके नहीं आना चाहिए था। नहीं, देखिए कोई भी सिस्टम जब चलता है तो उसके अंदर थोड़े से इशू जरूर आते हैं। मतलब ये अब ये चालान की डिलीवरी का इशू है, एड्रेस का इशू है, इस बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इसके ऊपर दोनों अथॉरिटीज़ को बैठ के और इसके अंदर को मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि रियल टाइम के अंदर जो है वो अपडेट करें। मसला हम इस तरह की चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपका एड्रेस जो है वो गलत है और फिर रोड के ऊपर गाड़ी पकड़ी गई और आपने एक साइड में जाके अपडेट नहीं कराया तो आपको फर्दर पेनल्टी उसको ऊपर ऐड की जाती है। इस तरह की इन्फोर्समेंट को उसके ऐड किए जा सकते हैं। सही। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, जिस तरह से बहुत सारे शहरी ये भी शिकायत करते हैं, स्मार्ट कार्ड का तो आपने रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बता दिया, अब स्मार्ट कार्ड का इजरा जो है वो शहरी कहते हैं जो टाइम फ्रेम दिया जाता है उसमें भी नहीं किया जा रहा, उसमें भी बहुत सारा इंतजार कराया जा रहा है। हमारे पास 2-3 कॉल्स भी इस तरह की मौसूल हुई हैं, इसका प्रॉपर टाइम होता कितना है? अब जब हम मार्च में जो बैकलॉग क्लियर कर देंगे तो इसका जो प्रॉपर टाइम है वो 7 दिन होगा। ठीक है, 7 दिन के अंदर हम नंबर प्लेट और कार्ड और उसकी फाइल रजिस्ट्रेशन की ये हम इशू करेंगे। सिर्फ उन गाड़ियों में जो लोकल गाड़ियाँ, इंपोर्टेड गाड़ियों में टाइम लग सकता है क्योंकि हमने कस्टम अथॉरिटीज उसकी वेरिफिकेशन करवानी होती है, तो अदर देन इंपोर्टेड गाड़ियाँ 7 दिन में इंशाल्लाह हम देंगे। सही। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद बिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी कंप्लेन ये करना चाहता हूँ कि मैंने बाइक ट्रांसफर के ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए हैं। Normally they say that it will take about 15 days. Okay. लेकिन it's now over 2 months and I still haven't received documents. There are no helpline numbers available in Pakistan on their websites. Whichever number you try, you will hear the message that this number is out of order. There are no numbers even provided on even their website, Excise and Taxation. You can even try yourself. ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका मसला हमने सुन लिया है और रिजवान साहब से हम जानते हैं हेल्पलाइन नंबर नहीं है, इवन वेबसाइट पे भी वो कह रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जो हमारा है वो 0800-08786, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है और ये 24 आवर ऑपरेटिव है। अभी भी आप कॉल करेंगे तो हेल्पलाइन वाले अटेंड करेंगे। सही। हाँ, दूसरी बात जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर हम अपडेट करते रहते हैं। लेटेस्ट अपडेट हमारी वेबसाइट पे ये है कि अगर आपको अपनी नंबर प्लेट चाहिए तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि 3 वाला, हाँ जी, वो फॉर्म फिल करें, सिर्फ 3, उसका बड़ा सिंपल फॉर्म है, 3 आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे जी कि आप अपनी नंबर प्लेट आके ले लें। सही जी, तो आपको जैसे कि बता दिया गया है, आप हेल्पलाइन नंबर जो बताया रिजवान साहब ने उस पर कॉल कीजिए। अगर फिर भी आपका नंबर नहीं मिलता तो ज़रूर आप हमारे से दोबारा से रब्ता कर सकते हैं। रिजवान साहब ये कहिएगा, बहुत सारी शिकायत स्मार्ट कार्ड से रिलेटेड ही आ रही हैं, बहुत सारी शिकायत जो हैं वो नंबर प्लेट से रिलेटेड ही आ रही हैं, तो मैं तो टैक्स कलेक्शन के तरीक़ेकार की भी बात करना चाह रही थी। चलें जी, हम इस पर बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी कॉल्स आएंगी तो हम इसकी तरफ भी आएंगे। टैक्स कलेक्शन का तरीकाकार बताइएगा, क्या चल रहा है? टैक्स हमारा जो आप खालिबन प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन कोई 25 लाख हमारे टैक्स पेयर हैं, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है, आपके चैनल के तवज्जो से लोगों को जानी चाहिए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों को पता हो कि टैक्स कैसे असेस होता है और टैक्स कैसे उन्होंने अदा करना है। सही। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो हमने जो असेस करते हैं वो प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू पे करते हैं। रेंटल वैल्यू जो असेस करते हैं वो एक्चुअल रेंट नहीं होता, बट वो प्रॉपर्टी का एक वैल्यूएशन टेबल है जो हमने हर कैटेगरी के अलग से है। मसलन लाहौर के अंदर जो है मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, उनको हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ और वो कैटेगरी इस बेस पे है कि कहाँ रेंट ज़्यादा है और कहाँ कम है। सही। तो उसका लैंड एरिया और उसका कवर्ड एरिया जो है उसके ऊपर वो रेट अप्लाई करें तो मंथली रेंट आ जाता है। ठीक है। उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 साल का रेंट आ जाता है। सही। उस साल के रेंट का सिर्फ 5% जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स है, और रेंटेड प्रॉपर्टीज़ का टैक्स थोड़ा ज़्यादा होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ का कम होता है। ठीक है। अच्छा, अदा करने का तरीका ये होता है कि हम जुलाई के अंदर हम इसका नोटिस सबके लोगों को भिजवाते हैं और फिर आप जाके बैंक में भी पे कर सकते हैं। और अब हमारी एक एप्लीकेशन है ई पे जो कि बहुत यूज़फुल है, और इस दफ़ा हमने तकरीबन एक्साइज एंड टैक्सेशन ने 8 अरब रुपया सिर्फ ई पे से कलेक्ट किया। चलें जी, ई पे बहुत इफेक्टिव भी है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यासिर है हमारे साथ कॉलर। जी यासिर, कहिएगा क्या पूछना चाह रहे हैं?
जी, यासिर साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, तो आप दोबारा से रब्ता कर सकते हैं। रिजवान साहब, इंशाल्लाह आप जो टाइम दे रहे हैं कि मार्च के एंड तक ये का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, तो अप्रैल में हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा से मदऊ करें और बहुत सारी शिकायत ये जो आएंगे हो जाएं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? हाँ जी, मैं ये कि एक तो ये कि नंबर प्लेट्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी जो नंबर प्लेट है उसके बारे में हमें अपने फॉर्म के ऊपर जाके जो वेबसाइट पर रजिस्टर करवाएं, तो हम आपको प्रायोरिटी के ऊपर नंबर प्लेट्स देंगे। बाकी कार्ड्स का बिल्कुल आपके प्रोग्राम में मैं अप्रैल में इंशाल्लाह ताला आऊँगा और हम नंबर जो कार्ड्स का गुड लक फॉर दिस। हम चाहते हैं कि शहरियों का मसला हल हो, क्योंकि शिकायत के अंबार हैं, तो आपकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है, तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि ये मसला आने वाले महीने में हल हो जाएगा। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ये कुछ हमने आपके साथ पिक्चर्स जो हैं वो शेयर की हैं, जो देख के आपको लग रहा होगा कि असल वाला ट्रक और असल वाली बस है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कर सकते हैं और अपना लोहा भी बनवा रहे हैं। ऐसे आर्टिस्ट जो हैं बिलाशुबा उनका काम जो है वो दिखाना भी चाहिए और उनके काम को सराहना भी चाहिए। तो ऐसे ही आर्टिस्ट जिनकी जानिब से ज़बरदस्त काम किया गया है, उनके तैयार करदा मॉडल्स इस वक्त हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इतना ज़बरदस्त काम वो कैसे कर लेते हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि ट्रक आर्टिस्ट हैं। अब्दुल हफीज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हफीज। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना जबरदस्त मॉडल आपने तैयार किया है और ये जो 3-4 मॉडल हैं सबके सब नजर आ रहा है कि कितनी मेहनत से तैयार हुए। ये आइडिया आपको कैसे आया? ये मेरे वालिद साहब असल में इसी पेशे से मुंसलिक थे। उनके पास ट्रक था, वो ट्रक ड्राइव करते थे। तो जब वो घर आते थे ना वीकेंड पे, तो बड़ा मैं उसको गाड़ी को शौक से देखता था। हाँ जी, उस पे यानी कि ऐसे बैठे रहना काफ़ी देर। तो बस वहीं से इसका जो है ना बचपन से शौक मुझे पड़ गया इस चीज़ का। सही, बचपन से ही आपको शौक था और आपको ट्रक जो थे वो इंस्पायर करते थे, तो आपने सोचा कि क्यों ना उसका मॉडल बनाएं। तो मुझे ये बताइएगा किस तरह से इसको तैयार करते हैं, कितना टाइम लगता है, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, और ये जिस तरह से इतने ज़बरदस्त तरीके से बनाए गए हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने बना कैसे लिए हैं। बस ये जो शौक के बंदे कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली पहले हम गांव में रहते थे ना, तो वहाँ पे मटेरियल नहीं मिलता था। तो वो जैसे जो चीज़ मिली एक हल्की फुल्की सी बना ली। लेकिन जो है ना शौक की वो तस्कीन नहीं होती थी कि जो चीज़ माइंड में वो बिल्कुल खुल के सामने बना सकूँ। तो फिर ये कुछ मटेरियल मार्केट से ढूंढे, कुछ चीज़ें जो मेरी बनाने में आसानी पैदा कर सकती थी। तो फिर इसमें एक PVC शीट होगी, लकड़ी होगी, लोहा हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनको ढूंढ के फिर उनका स्केच बना के फिर जो मॉडल है पूरा उस पर फोकस करके फिर उसका डिज़ाइन बना के फिर उसको इसमें अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट जो हैं वो ये काम कर सकते हैं। आपने शौक की बुनियाद पर ही ये सारा काम किया। ये स्केचिंग करना, कटिंग करना, प्रॉपर चीज़ें मैनेज करना, ये क्या जब आप इस पे प्रॉपर पहले रॉ मटेरियल पे सारी ट्राई करते हैं कि डायरेक्ट ही इसको कटिंग वगैरह? नहीं, इसको डायरेक्ट कटिंग करवा के, कोई यानी कि इसका जो है ना स्पेशल से कंप्यूटर से स्केच वगैरह कुछ भी नहीं, डायरेक्ट जो पीस है डायरेक्ट ही फर्स्ट टाइम ही कट करके, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा करता है, दोबारा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, परफेक्ट चीज़ बनती है जो भी, और वो नजर भी आ रहा है कि जितनी परफेक्शन है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप क्या कोई मॉडल सामने रखते हैं और फिर जब वो तैयार हो जाता है कि एज इट इज ये वही बनाए, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बस पिक्चर एक बना लेता हूँ किसी भी गाड़ी की, वो पिक्चर एक ले लेता हूँ बस, फिर उसी को फोकस कर करके बनाता हूँ, और जब वो सेम तैयार हो जाती है तो बड़ा एक और कितना टाइम लगता है? ये एक जो आपने ट्रक बनाया है इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? मुख्तलिफ टाइम है। अगर मॉडल थोड़ा सा इजी हो तो फिर तो 2 हफ्तों में तैयार हो जाता है। जैसे कि आपके सामने बस पड़ी है, इस पे मुझे फर्स्ट टाइम तो तकरीबन 2-2.5 महीने लग गए थे। अच्छा। और जब सेकंड टाइम बनाया फिर वो ये है कि ज़रा 10-15 दिन में तैयार होगी, क्योंकि एक वो हाथ से एक चीज़ गुजर गई थी, गुजर जाती है, और वो फिर आपके लिए बनाना भी इजी हो जाती है। अच्छा, इसमें लाइट्स का इस्तेमाल किया और बिल्कुल ये एक रियल बस की लुक दे रही है। बिल्कुल, तो देखने वाले तो हैरान परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत जो भी देखते हैं वो हैरान रहे थे, कहते यार ये कहाँ से मंगवाई है। वो यकीन ही नहीं करते कि ये आपने खुद बनाई है। अच्छा, आपको मार्केट में अपना काम इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो क्या आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, लोगों को अपना काम दिखाते हैं? बस कभी कभी अपनी पेज पे प्रोफाइल पे कोई एक आध पिक्चर लगा दी, लेकिन वो जो प्रॉपर होता है ना पेज चलाना, वो नहीं चला रहा। एक दोस्त है वो अक्सर मेरी पिक्चर लगा देता है, तो वो बड़ी मुझे कॉल्स आती हैं कि यार ये आपने बनाया तो मैं भी बना के दो ऐसे। सही सही। तो क्या चाहते हैं आप आगे इसको? आप फ्यूचर प्लान तो आपने कुछ किया होगा कि आप इसको एज ए बिजनेस लेके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपका काम है, बहुत ही नफासत के साथ किया हुआ है। तो कुछ इसको एज ए बिजनेस लेके चलना चाह रहे हैं?
एज ए बिजनेस का आइडिया तो जहन में है, लेकिन प्रॉपर टाइम ना देने की वजह से जो है ना, अभी थोड़ा सा वो पेंडिंग हो गया, क्योंकि अपना जो दूसरा बिजनेस है वो फिर मुतासर होता है। सही। तो जैसे ही टाइम वगैरह निकलता है तो फिर ये चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से हुनर दिया, तो इसको तो आपको आगे लेके ज़रूर चलना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस पर पूरे एक शॉट की तैयारी पर कितना आपका लागत कितनी आ जाती है, कितना खर्चा आ जाता है? ये तकरीबन 5 से 6 हज़ार तक एक चीज़ पे लग जाता है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि कुछ आप देखने वालों को मैसेज भी दें और उनको बताएं कि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ अपना एक्सपीरियंस जो आपने पूरा इसके दौरान सीखा, बनाया, एक आप इस एंड पॉइंट तक पहुंचे कि आपके काम को इतना सराहा जा रहा है, तो इससे आप क्या देखने वालों को मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि काम कोई भी है ना, आपके अंदर कोई भी सलाहियत है, वो छोटी सलाहियत नहीं, भले किसी काम से हो, किसी भी काम से रिलेटेड हो। अभी ये बचपन में छोटे छोटे टीन डब्बे के बनाता था तो लोग अक्सर मजाक भी उड़ाते थे। अभी मैं यानी कि मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे भी माशाल्लाह, में बड़ा होकर फिर ये जब चीज़ बना रहा था तो मुझे ना कुछ लोग दोस्त बड़ा मजाक उड़ाते, यार अभी भी बच्चों वाले हो आप, अभी भी ये चीज़ें बना रहे हो खिलौने बच्चों के। तो आज आपके सामने बैठा हूँ, तो ये है कि काम कोई भी छोटा नहीं होता। हाँ। उसको दिल और लगन से किया जाए और लगन की तो वो जरूर आपको जो है ना, कि आपका काम बहुत जबरदस्त है, तो जरूर इसको आपको आगे भी लेके चलना चाहिए। विश गुड लक, बहुत ही जबरदस्त आपका काम है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं, एक बहुत ही जबरदस्त चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुइज़ गुड़, जो कि खालिस तरीन गुड़ है, और इसके बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि खालिस गन्ने से ये तैयार होता है, ताज़ा और मेयारी गुड़ है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुइज़ गुड़ के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जुबान पर रखते ही ऐसे घुल जाता है कि इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। शाम की चाय में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रात के खाने के बाद भी कर सकते हैं। मीठे के शौकीन लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपने बच्चों के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है रूटीन में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इसकी आफादियत भी बहुत ज़्यादा है। तो मीठे के शौकीन लोग जो हैं वो ज़रूर मुइज़ गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये खालिश भी है और मेयारी भी है और आपकी सेहत को भी अच्छा रखेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।